हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लास्ट आवर प्रिपरेशन बैच का जो मैंने कहा था पहला टेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कल एलटी का रिज़ल्ट आया। एलटी का इंग्लिश का रिज़ल्ट आया और उसमें जो लोग क्वालिफाई हुए हैं बहुत मतलब अभी तो देखो ये एक स्टेप था जो आप लोगों ने पार किया है और दूसरा स्टेप अभी लेना है जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो भाई अगर आपको लगता है कि हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो हमारा एलटी का ये जो बैच, एक बार एक और भी चीज़ बता रही हूँ। ये बैच ना मैंने जब हिंदी और उसका रिजल्ट आया था तो मैंने बंद कर दिया था। फीस इसकी 2500 रुपये, ये 2 या 3 दिन ही खुला रहेगा क्योंकि मेरे को ना इसमें ज़्यादा भरने नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी मेरे 150 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मतलब जो हैं 150 का अभी तक मेरे पास आ गया है कि हाँ भाई उनका हो गया है, प्री क्वालिफाई हो गया, तो मेरे पास ऑलरेडी 150 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पर यही सोच रही हूँ कि भाई अगर किसी का है अभी 1-2 दिन और इसको ओपन रखते हैं और फिर उसके बाद इसे बंद कर देंगे। तो दोस्त अगर कोई मन हो और आपको लगता है कि हाँ भाई कैसी तैयारी है, और अगर आप तैयारी कर भी रहे हो ना तो लोग, आपको तो पता है लोग तो 10-10 हज़ार रुपये इतने में भी करवा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि आप तैयारी करो तो आप लोग जो है ना हमारा भी बैच पे आप खरीदो या ना खरीदो दैट डजेंट मैटर। आप लोग सबसे पहले ना ये चीज़ जो है ना हमारे ऐप पर ये एलटी मेंस के बैच में कुछ 2 क्लासेस जो है वो खुली हुई हैं। आप बिल्कुल देख सकते हो कि मैं क्या पढ़ाती हूँ क्योंकि वो चलती हुई क्लासेस की तो है, वो डेमो नहीं है। तो आप वो देख सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा और आप सोच सकते हैं कि भाई पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। क्योंकि देखो एक चीज़ याद रखना, अगर आपको लगता है कि मैं एक एक राइटर पे 20-20 25-25 क्वेश्चन तैयार कर लूँ तो वहाँ जाके वो सब चीज़ मिक्स हो जाएगी। तो किस तरीके से तैयारी करनी है मैंने ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स को बता रही हूँ। तो आजकल चल रहा है क्योंकि मेरा क्लासेस तो चल रही थी, आज 11 सेशन था तो क्लासेस तो चल रही हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो आप लोग ऐप पर 2 क्लासेस खुली हुई हैं, कंटेंट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो उससे आपको पता लग जाएगा आपको तैयारी करनी कैसे है। तो अगर आप कहीं भी जाते हो उसमें तो बेसिकली आपको ये है कि बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में ठूंसना नहीं है, मेन मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसके साथ ही ये है, ये वाला जो लास्ट आवर प्रिपरेशन बैच है ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी हुई हुई है और वो जो है अब अपनी प्रिपरेशन को धार देना चाहते हैं। तो दिस इज़ 1200 का, दिस कॉस्ट 1200 रुपीज़। और इसमें जो है कोई पैसे कम है लेकिन क्वालिटी कम नहीं है। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, वो क्यों बोलती हूँ मुझे समझ में नहीं आता, पागल हूँ मैं। हाँ, डिस्क्रिप्टिव का तो मेरा ऐसा, भी मेरे हस्बैंड ने आके मुझे याद दिलाया कि मैं ये भी बता दूं। क्योंकि मेरा पता प्रॉब्लम क्या है कि ना मैं ना बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ कि बतानी, और फिर लोगों को मुझे हल्के में ले लेते हैं। वो जैसे मैं ये भूल जाती हूँ कि मैंने मतलब पीसीएसजे की तैयारी करवाई हुई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो भाई उनको भी पढ़ाया है मैंने, हेमलता त्यागी जी को। और जो है मतलब पीसीएसजे में भी मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो हैं जब इसमें इंग्लिश 100 मार्क्स की हुआ करती थी। इसके अलावा मैंने अभी एचपीएससी का डिस्क्रिप्टिव का जो है वो तैयारी करवाई थी और पेपर तो उनका भी अच्छा ही हुआ है। जिन लोगों ने जो है भाई जो देकर आए हैं पेपर तो अच्छा ही करके आए हैं। अब देखो सिलेक्शंस जो है वो बोलते हैं, तो जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको वो भी दिखाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये है, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोग पहले एक, ये ऐसे मानो ये वार्म अप सेशन है आप लोगों के लिए। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है, क्योंकि अगर किसी ने आकर ये कहा है ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे तो मैं कैसे, जो आ रहा है पढ़ ले। विच पोएट कोलैबोरेटेड विद वर्ड्सवर्थ ऑन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। तो यहाँ पर जो है आने शुरू हो गए होंगे जवाब, मैंने पूछने से पहले ही आने शुरू हो गए होंगे, वो तो मुझे पता। सी दे 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 एस टी कॉलरिज, ठीक है जी। कॉलरिज के अभी मैंने इसमें 65 क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी के जो 60 क्वेश्चंस हैं वो इसके नेक्स्ट उसमें करवाऊंगी। और मेरे से ना ये मैराथन ना होती, और अभी तो पेपर है भी ना, मई में पेपर है। शैलेश एडोनिस इज एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ विच फेलो पोएट। पता है मुझे इनमें से बहुत सारे जलकुकड़े कह रहे होंगे ओह इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते। एलटी में भी यही था, क्या हुआ फिर रिजल्ट क्यों ना आया, है ना। इतना इजी क्वेश्चन थे तो क्यों ना कर पाए।
तो तैयारी सब तरीके की करनी चाहिए, सब तरीके की तैयारी होनी चाहिए, इजी डिफिकल्ट मॉडरेट सब करना चाहिए, सिर्फ डिफिकल्ट ही नहीं पढ़ना चाहिए। और अभी तो शुरुआत करी है। शैलेज एडोनिस इज एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ विच फेलो पोएट एंड दैट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले ये पढ़ाया भी था पीबी शैले का कि ये एडोनिस जो है कितने स्टेंजाज में। इससे अगर जिन्होंने नहीं, अभी मैंने 2 राइटर्स करा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन वाला भी अभी जो मैं लास्ट आवर प्रिपरेशन बैच है उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कराया है मैंने, जिसमें मैंने नोट्स शॉर्ट में नोट्स हैं विद क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मैंने पीबी शैले करवाए हैं, वो भी जो है विद नोट्स है और क्वेश्चंस हैं। और अब देख लो जॉन कीट्स के, मतलब ये वाला जो है अब ये पेपर करवा रही हूँ। Which of the following plays is often referred to as Shakespeare's swan song? शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग किसको माना जाता है बताओ? स्वान सॉन्ग का क्या मतलब होता है? लास्ट प्ले। स्वान सॉन्ग किसे माना जाता है बताइए? दैट इज द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट को माना जाता है उनका स्वान सॉन्ग। वर्ड्सवर्थ डिफाइंस पोइट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इन विच वर्क? द स्पॉन्टेनियस, भाई देखो एक बात है, ये अभी अगर आप इसमें देखो, ये उन्होंने ये इनकी क्या है, दैट इज थ्योरी ऑफ पोइट्री, दैट इज थ्योरी ऑफ पोइट्री। ठीक है, थ्योरी ऑफ पोइट्री है ये। और इस थ्योरी ऑफ पोइट्री को उन्होंने बताया कि इसमें है अपने, दैट इज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में उन्होंने बताया है कि इस पोइट्री की लैंग्वेज में और प्रोज की लैंग्वेज में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। फिर है क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी डज द कैरेक्टर इयागो अपीयर? इयागो किससे संबंधित अगर है कि मोटिवलेस मेलाइनिटी किसने कहा है? ग्रीन आइड मॉन्स्टर ये किसकी जो है वो कोटेशन है? और शेक्सपियर की जो ये है ऑथलो जो ट्रेजेडी है, ये इनकी डोमेस्टिक ट्रेजेडी में जो है फॉल करती है, इट्स अ डोमेस्टिक ट्रेजेडी। और इसमें जो है इसकी थीम क्या है? द थीम इज सेक्सुअल जेलसी। और जो सेक्सुअल पजेसिवनेस है वो किसकी थीम है? देखो जेलसी की स्पेलिंग देखो कितनी सुंदर लिखी। सेक्सुअल पजेसिवनेस जो थीम है वो है मिडसमर नाइट्स ड्रीम की। ठीक है। What was the title of the pamphlet that led to Shelley's expulsion from Oxford University? चलो पढ़ो और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, तब तक मेरे पास कोई मैसेज आया मैं वो देख लूं क्या आया है। और ये आया है मेरे पास जो मैसेज आया, मैं यहाँ पर थोड़ी पढ़ रही हूँ, मेरे पास तो मैसेज आते ही रहते हैं, है ना। पैम्फलेट, जिस पैम्फलेट की वजह से शैले जी को ऑक्सफोर्ड छोड़नी पड़ी थी उसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथेंस। बताओ ये कौन से ईयर में आया था, ये बताना है आपको। बताओ बताओ, आपने जवाब दे दिया, मैंने सुन लिया। शेक्सपियर सोनेट्स आर प्राइमरली एड्रेस टू, 1 से लेकर 126 तक, द डार्क लेडी, अफेयर यूथ, क्वीन एलिजाबेथ, अराइवल। तो भैया ये हैं अफेयर यूथ। और जो शुरुआत के जो है सोनेट्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताओ बताओ, जो शुरुआत के जो सोनेट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? 18 से थीम चेंज हुई है, तो 1 से 17 तक के सोनेट्स क्या कहलाते हैं? बताना जरूर, कमेंट में बताना जरूर। जैसे कुछ क्वेश्चन से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि शैले को ऑक्सफोर्ड से कब एक्सपेल करा गया, दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। दूसरा है कि जो 1 से लेकर 17 तक सोनेट्स हैं वो कौन से सोनेट्स कहलाते हैं? 18 से थीम चेंज हुई थी ना। अच्छा, शेक्सपियर के सोनेट्स में वोल्टा कब आता है ये भी बताना। इन विच पोएम डज द लाइन द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन अपीयर? ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी, माई हार्ट लीप्स अप, द सॉलिटरी रीपर, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। भाई देखो जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो ये गड़बड़ कर देते हैं। ओड में भी है और माई हार्ट लीप्स अप में भी है, क्योंकि माई हार्ट लीप्स अप और द रेनबो उससे ली गई थी। और ये जो है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये जो है ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? पैराडॉक्स। और ये मैंने आपको एक चीज़ बताई भी थी कि इसमें जो है वो कहा है पैराडॉक्स क्यों है कि द चाइल्ड इज द चाइल्ड किसको जो है सिंबलाइज करता है? चाइल्डहुड को। और फादर मतलब उसके अडल्टहुड को, कि जैसा आपका बचपन होगा उसी तरीके का आपका जो है वो अडल्टहुड होगा। Which historical source did Shakespeare primarily use for his Roman plays? ये जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और जो कोरियोलानस है ये इनके रोमन प्लेज माने जाते हैं। तो ये इनमें जो है उन्होंने कौन सा जो है वो
मतलब जो कौन सा प्ले जो यूज़ किया है, मतलब जो सोर्स है, एंड दैट इज प्लूटार्क्स लाइव्स, दैट इज प्लूटार्क्स लाइव्स, जिसे टॉमस नॉर्थ ने इसको इंग्लिश में करा था ट्रांसलेट। इन डिफेंस ऑफ पोइट्री शेले फेमसली स्टेट्स दैट पोएट्स आर द, भाई देखो शेले जो है वो इनका जो डिफेंस ऑफ पोइट्री, अब एक क्वेश्चन और आया कि शेले ने डिफेंस ऑफ पोइट्री जो लिखा था वो क्यों लिखा था, मतलब व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड राइटिंग दिस वर्क डिफेंस ऑफ पोइट्री, किसके वर्क का जवाब देने के लिए, और वो उस वर्क का नाम क्या था ये भी बताओ। और ये है पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ड्सवर्थ्स लूसी पोएम्स आर जनरली इंटरप्रेटेड एज बीइंग अबाउट, अच्छा ये बताओ वर्ड्सवर्थ की जो कौन सी एक लूसी पोएम थी जो बाद में पब्लिश हुई थी, ये भी बताओ। हर क्वेश्चन के साथ कमेंट में जरूर ये लिखना कि ये जो है ये इसके साथ ये कौन सी वर्ड्सवर्थ की वो पोएम थी जो बाद में लूसी पोएम्स, भाई कितनी लूसी पोएम्स है, 5, 5 में से कौन सी पोएम बाद में पब्लिश हुई थी, 4 एक साथ हुई थी, एक बाद में हुई थी। तो वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम्स आर जनरली इंटरप्रेटेड एज बीइंग एन आइडियलाइज्ड परहैप्स फिक्शनल वुमन। If winter comes, can spring be far behind is the closing line of which poem? If winter comes, can spring be far behind, ये लाइन जो है वो ओड टू द वेस्ट विंड की है। ओड टू द वेस्ट विंड कौन से स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है, टर्जा रिमा में, है ना। और टर्जा रिमा की जो राइम स्कीम होती है वो क्या होती है, ABA BCB, कुछ मैं ही बता देती हूँ सिंपल सिंपल से। Who coined the term problem plays to describe works like measure for measure, all is well that ends well, and तीसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। और ये है, ये शेक्सपियर के प्लेस को ये जो है फ्रेडरिक एस बोस ने दिया। लेकिन ये बताओ ये जो प्रॉब्लम प्ले जो टर्म है, ये जो प्रॉब्लम प्ले जो टर्म है ये किसने दी है, ये प्रॉब्लम प्ले जो टर्म है ये किसने दी है, ये दी है सिडनी ग्रंडी ने, दैट इज सिडनी ग्रंडी। तो ये फ्रेडरिक एस बोस ने क्यों दिया शेक्सपियर के इन प्लेस को प्रॉब्लम प्लेस क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि भले ही दोनों ये जो प्लेज है मेजर फॉर मेजर एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इनके अंत सुखांत है, बट थ्रू आउट द प्ले ये ट्रेजिक कॉमेडीज में भी मत रखो, एक्चुअली दे पोज अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम देते हैं पर उनका सॉल्यूशन जो है वो रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, वो प्रॉब्लम दे देते हैं। जैसे गोल्सवर्दी के प्लेज हैं, प्रॉब्लम है मगर प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन नहीं है। What is the subtitle of Wordsworth's magnum opus? मैग्नम ओपस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, मैग्नम ओपस का मतलब होता है कि जो उनका एक बहुत बड़ा जो कार्य था, बहुत बड़ा वर्क था। तो मैग्नम ओपस है उनका प्रिल्यूड, और उसका जो सब टाइटल है दैट इज ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, दैट इज ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। Which of Shelley's work is a 4-act lyrical drama that reimagines a Greek myth? देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है ना, ग्रीक मिथ पे पूछा, कहानी पर आधारित कौन सा है, तो वो है आपका प्रोमेथियस अनबाउंड, जो ग्रीक मिथ पर आधारित है, दैट इज प्रोमेथियस अनबाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो कंडीशनल। अब आपको अगर जीरो कंडीशनल अच्छे से पता है तो बताओ जीरो कंडीशनल किसे कहते हैं ये बताओ पहले। जीरो कंडीशनल का मतलब होता है कि जिसमें अगर कोई शर्त होगी तो उस पर रिजल्ट आएगा ही आएगा। जो कंडीशन नंबर 1 होती है ना, उसमें होता है शर्त होती है, रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। मेहनत तो देखो, अब मेरे कितने बच्चों ने इतनी मेहनत करी, बहुतों ने, और बहुत मेहनत करी मगर नहीं हो पाया। तो ये जो है ये 100% श्योर नहीं है। लेकिन अगर ये है कि अगर आप अपना सिर दीवार पे दे के मारोगे तो खोपड़ी में घूमड़ा पड़ेगा ही पड़ेगा, ये जीरो कंडीशन है, ठीक है। इसी तरीके से है विच ऑफ द फॉलोइंग इज है, तो इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, और दोनों में क्या आएगा, इसमें दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज जो है वो किया जाएगा। चूज द सिनोनिम फॉर मिसैंथ्रोप। देखो भाई, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। और मिस का मतलब होता है नफरत, हेट्रेड। तो अब बताओ सिनोनिम ढूंढना है तो क्या होगा, हेटर ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोप। और फिलैंथ्रोप अगर कहेंगे तो फिला मीन्स क्या होता है, लव, और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है,
ह्यूमन बीइंग। तो जहां भी आपको आए तो क्या हो जाएगा, दैट इज लवर ऑफ मैनकाइंड। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश मंडे। कौन सा प्रेपोजिशन आना चाहिए जी, प्रेपोजिशन आएगा आपका सिंस, क्योंकि मंडे क्या है, दैट्स पॉइंट ऑफ टाइम। और जब पॉइंट ऑफ टाइम आता है ना तो लगाते हैं सिंस, और जब पीरियड ऑफ टाइम आता है तो क्या लगाते हैं, फॉर। और एक चीज़ ये है, जब जो मैं बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ तो आपको लगे कि हमने जवाब दिए हैं, हमें कैसे पता चलेगा, तो ऑब्वियसली उन कमेंट्स के जवाब में देखकर फिर आपको कल की क्लास में कहूँगी कि भाई भाई इसी स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है और बहुत बढ़िया जवाब दिया है। इन द सेंटेंस द सिंगिंग बर्ड्स वोक मी अप, द बोल्डेड वर्ड, अब ये बोल्डेड वर्ड ये है द सिंगिंग, ठीक है, तो ये है द सिंगिंग बर्ड्स वोक मी अप, द बोल्डेड वर्ड इज अ। देखो जब ये यहाँ पर ये कुछ के दिमाग में आ सकता है, क्योंकि भाई ऐसा है ना, पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसे होता है कंफ्यूज आ भी जाते हैं। तो देखो बर्ड है नाउन, और नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है ना तो वो किसका काम करती है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। तो इसीलिए अब बताओ इस वाले क्वेश्चन में तुम फटाक से क्या जवाब दोगे। आई विश आई पेड मोर अटेंशन टू द लेक्चर यस्टरडे। अब तुम्हारे दिमाग में भी यही आ रहा होगा ना, यस्टरडे है तो पेड लगा दो तो सही हो जाएगा, तो गलत आ रहा है, बिल्कुल गलत जवाब है। क्योंकि आई विश, काश, कल मैंने लेक्चर ध्यान से सुन लिया होता, तो ये पास्ट की अनफुलफिल्ड कंडीशन को बता रहा है, पास्ट की अनफुलफिल्ड कंडीशन। मैं आपको ये भी बता रही हूँ, इसके लिए अगर आपको पढ़ना है तो कौन सा पढ़ो, कंडीशनल चैप्टर पढ़ो, और कंडीशनल में सारे कंडीशनल्स पढ़ो, ज़ीरो, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। और थर्ड कंडीशनल इसमें कौन सा है, जो होता है आपका परफेक्ट वाला जो सेंटेंस होता है, हैड आई नोन इट अर्लियर आई वुड हैव डन दैट, हैड आई जो है हैड आई लिसन टू हिज एडवाइस आई वुड हैव सक्सीडेड, या कुछ भी जो भी है। तो यहाँ पर ये यस्टरडे से आप कंफ्यूज मत होना, आई विश लग रहा है और पास्ट की अनफुलफिल्ड कंडीशन को बता रहा है, पास्ट की अनफुलफिल्ड डिज़ायर को बता रहा है। तो जो पास्ट की अनफुलफिल्ड डिज़ायर को बताता है वो परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आएगा। अगर प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है तो जो है कौन से लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। ही बिहेव्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, तो जब आप जो है ना वो ऐसे मानो, जब प्रेजेंट की बात बताते हैं तो लगता है पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, अदरवाइज परफेक्ट कंडीशन। कंडीशन नंबर 3, कंडीशनल नंबर 3, और इसके लिए आप कंडीशनल चैप्टर पढ़ सकते हैं। चूज द एंटोनिम फॉर एब्सटेन, रिफ्रेन, इंडल्ज, अवॉइड, फॉरबेयर। पहले एब्सटेन का मतलब बताओ। एब्सटेन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से किसी चीज़ से दूर, ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि किसी चीज़ से दूर रहना। तो जब किसी चीज़ से दूर रहना तो क्या करेंगे, किसी चीज़ के पास आने के लिए, तो क्या होगा, दैट इज इंडल्ज। एब्सटेन जो है कि बेकार की चीज़ों से जो है एब्सटेन करना, तो भैया वो है कि दूर रहना, बिल्कुल जो है कंट्रोल, और फिर उसमें इंडल्ज होना, तो यहाँ होगा इसका आंसर बी। अनलेस यू डैश योर ईगो यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग न्यू, बात बिल्कुल सही है। और ये जो है कि जब तक अपनी ईगो नहीं छोड़ोगे ना तब तक कुछ नया नहीं सीखोगे, बात तो 100 आने सही है। देखो अनलेस यू शेड, अब जरूरी नहीं है कि शेड जो वर्ड है ना वो हमेशा जो है शेड पास्ट टेंस में, शेड जो है दैट इज द जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो अनलेस की शेड, भाई अनलेस आ रहा है यहाँ पर आपका फर्स्ट कंडीशनल है ये, और ये जो है कि वैसे ये देखो फर्स्ट कंडीशनल है और ये होता है इस पर रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी। अगर आप अपनी ईगो नहीं छोड़ोगे तो आप कुछ नहीं सीखोगे, तो ऐसा नहीं है, सीख भी सकते हो। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच इन फास्ट, ही वॉज अ फास्ट रनर हु रैन फास्ट। अब जरा इसको ध्यान से तोड़ेंगे सेंटेंस को, देखो ये है रनर, रनर इज नाउन, और हु रैन, रैन जो है यहाँ पे हो गया वर्ब। तो जो नाउन के पहले आया दैट इज एडजेक्टिव, और जो वर्ब के बाद आया उसे मॉडिफाई करा दैट इज एडवर्ब। तो क्या होगा,
एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। शी इज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश एंड फ्रेंच। शी इज प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? शी इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। सही है ना? तो तुम बता दो। जब ब्रॉड टास्क के लिए यूज करते हैं तो इन लगाते हैं, स्पेशल स्किल्स के लिए यूज करते हैं तो एट लगाते हैं। जैसे ही इज प्रोफिशिएंट एट प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, इलिटरेट, इनएडिबल, इलेजिबल, इलीगल। तो आपको ये दिख रहा होगा, इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़, इनएडिबल, एडिबल मतलब होता है खाने योग्य, तो जो ना खाने योग्य, इलेजिबल जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, और इलीगल का मतलब होता है जो चीज़ लीगल नहीं है, न्याय से न्यायोचित नहीं है। बाय द टाइम द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 आई डैश फॉर 10 आवर्स स्ट्रेट। जब तक घड़ी जो है वो बाय द टाइम द क्लॉक स्ट्राइक्स, जब तक घड़ी 12 बजाएगी, मुझे पढ़ते हुए 10 घंटे हो चुके होंगे। आई हैव बीन स्टडिंग। What is the grammatical function of the underlined phrase to err is human to forgive divine? To err, that is, अब देखो ये वर्ब है और वर्ब के पहले जो आता है एज अ सब्जेक्ट जो काम करता है वो नाउन काम करता है, प्रोनाउन काम करता है, इसके अलावा जेरेंड काम करता है जिसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है, और कभी कभी बेचारा भूला बिसरा इन्फिनेटिव भी कर लेता है ना। तो ये जो है टू अर् जो है इन्फिनेटिव used as a noun. Choose the grammatically correct sentence. If I was you, ये आपका सेकेंड कंडीशनल होता अगर इसमें वर लगता। Scarcely had I reached the station when the train left. I am having a large family. Has gone since 3 days. तो भैया ऐसा है, पहले ये देखो, यहाँ पर गलती थी, वर आना चाहिए था। Scarcely had I reached the station, ये ठीक है क्योंकि स्कार्सली के एडवर्ब है, उसके बाद वर्ब आ रहा है, और यहाँ पर जो हमने जोड़ा है वो कंजंक्शन वैन से जोड़ा है। लेकिन आई एम हैविंग, आई हैव, हैविंग जो है आपको पोजेशन के सेंस में आप हैविंग नहीं लगाते हो। हैविंग तब लगता है जब आप समय बिताने के लिए, खाने पीने नहाने के लिए लगाते हो। ही हैज़ बीन गॉन सिंस, ही हैज़, ये तो पूरा सेंटेंस ही गड़बड़ा है। सही आंसर है आपका बी। चूज द सिनोनिम फॉर एफेमेरियल। एफेमेरल का मतलब होता है, आप बता दो क्या होता है, चलो जल्दी देखो बताओ। जो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड हो, और इसका शॉर्ट लिव्ड में क्या वो है बताइए। हाँ जी, एफेमेरल का देखिए पे जो है दैट इज इटर्नल, ट्रांजिटरी, सब्सटेंशियल, रेजिलियंट। तो ये है ट्रांजिटरी, फ्लीटिंग, ट्रांजिटरी, बहुत कम समय का। इफ ही डैश द मैप ही वुडंट बी लॉस्ट राइट नाउ। अब बताओ क्या होना चाहिए। अगर उसने मैप फॉलो कर लिया होता तो वो अभी खो नहीं गया होता। इसमें थोड़ी सी गलती है। इफ ही हैड फॉलोड द मैप ही वुडंट हैव बीन आना चाहिए था, ही वुडंट हैव बीन लॉस्ट, तब ये सही बनता। वही कंडीशनल। अलास द ग्रेट पोएट इज नो मोर। द वर्ड अलास इज, अलास कौन सा जो है वो वर्ड है, और अलास जो है वो आपका इंटरजेक्शन है, दैट है जो फीलिंग्स बताने वाले वर्ड्स होते हैं। द टीचर वॉज एंग्री डैश द स्टूडेंट्स इंसोलेंस। अब देखो भाई, एंग्री के साथ जो आते हैं ना वो दो प्रेपोजिशंस लगते हैं, एंग्री विद एंड एंग्री एट, और दोनों का ही अलग है, विद अ पर्सन एंड एट अ थिंग, है ना।
तो विद अ पर्सन एट अ थिंग, बताओ क्या होना चाहिए? स्टूडेंट पे थोड़ी है, स्टूडेंट की बदतमीजी पे है ना, तो क्या आएगा? ये द टीचर वॉज एंग्री एट द स्टूडेंट्स इंसोलेंस, है ना भाई? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? क्या हो गया? बस 2 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। हाँ जी, तो इसे छूट गया क्या मेरे से? चलो मैं देख रही हूँ, मैं कुछ देख रही थी, मुझे अभी मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए ही मैं उस चीज़ को ढूंढना चाह रही थी, मगर मुझे मिल नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ शॉर्ट स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स एट द एंड ऑफ अ प्ले। एंड ऑफ अ प्ले, एंड में पूछा है। प्रो मीन्स पहले, तो प्रो मीन्स हो गया पहले, हो गया। सॉलिलकी हो गया व्हेन द एक्टर प्रेजेंट्स हिज heartfelt feelings just to let audience know what he is going through, तो वो soliloquy होता है, यानी कि जब वो खुद से बात करता है। एंड द वन इज एपिलोग। एपिलोग होता है जो लास्ट में बोला जाता है, दैट्स एपिलोग। चूज द एंटोनिम फॉर alacrity, कि इसमें से alacrity का एंटोनिम जो है वो क्या है, वो आप देखें। इन एंटोनिम पूछा है, ये वो नहीं पूछा है, सिनोनिम नहीं पूछा है। देखो, अलाक्रिटी का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ में ना बहुत रेडी होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, बहुत चीयरफुल होते हैं, रेडी होते हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा कि जब आप कुछ भी करने से हिचकिचाते हैं तो उसे कहते हैं द एंटोनिम विल बी हेजिटेशन। ईगरनेस इसका सिनोनिम होता। इफ आई हैड वन द लॉटरी लास्ट ईयर आई डैश इन अ मेंशन टुडे। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि अगर मैंने पिछले साल लॉटरी जीत ली होती तो मैं जो है आज एक मेंशन में रह रहा होता। तो ये पास्ट की अनफुलफिल्ड डिज़ायर बता रहा है, तो आप क्या बताओगे यहाँ पर? किससे बनेगा ये जो है? आई वुड हैव लिव्ड इन अ मेंशन टुडे। कंडीशनल पढ़ लीजिएगा अगर आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही है। यू मस्ट अबाइड डैश द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अबाइड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगता है अबाइड बाय। यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी चीज़ को मानना। किसी चीज़ को मानने के लिए जो है आप क्या यूज़ करते हो? दैट इज अबाइड बाय। अबाइड बाय को अभी इसकी हिंदी क्या है ये तो मुझे नहीं जो है, टू फॉलो, टू एक्सेप्ट, दैट इज अ पर्सन हु बिलीव दैट प्लेजर इज द चीफ गुड इन लाइफ। जो ये मानता है खाओ पियो मस्त रहो, खाओ पियो और मस्त रहो, खुश रहो और हमें कुछ नहीं करना है, तो ये जो है ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? दो जो होते हैं, जो प्लेजर सीकिंग लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं हेडनिस्ट। अब स्टोइक का मतलब क्या होता है कि दोज जो लोगों पे के ना जो है ना, जो हु रिमेन जो है ना इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। एपिक्यूरियंस जो होते हैं जो बहुत खाने पीने के और किसी अच्छी चीज़ के शौकीन होते हैं। एसेटिक का मतलब भी होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना सन्यासी जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। He is always losing his keys. This sentence uses the present continuous tense to express.
तो मैं एक चीज़ जो मैंने पढ़ाया है अपने स्टूडेंट्स को, अगर वो पहचान पा रहे हैं, तो हम ऑलवेज जो है वो दो टेंसेस में यूज़ करते हैं। एक सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, सिंपल में सेंटेंस यानी कि इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं, और एक कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। इंडेफिनिट और लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग होता है, पता है आपको ना, याद है ना आपको भी। भाई बेसिकली बात क्या होता है कि जब आप ऑलवेज इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं तो आप किसी के हैबिट को बता रहे होते हैं, ठीक है, और मतलब ये उनकी हैबिट है। लेकिन जब आप ऑलवेज को कंटिन्यूस है तो आप ना इरिटेशन बता रहे होते हैं, ही इज़ ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, ही इज़ ऑलवेज कमिंग लेट ऑन, ही इज़ ऑलवेज कमिंग लेट। तो जब आप इरिटेशन बताते हैं ना, परसिस्टेंट अनोइंग हैबिट, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। वन हु इज़ एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स विद इक्वल फैसिलिटी। भाई देखो यहाँ पर है, जो दोनों हाथों को अच्छे से यूज़ कर सके, दैट इज एम्बी डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि वैसे जो क्लेवर, होशियार, और एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथों को अच्छे से यूज़ कर सके। चूज द सिनोनिम फॉर पंक्चुलियस। केयरलेस सिनोनिम ढूंढना है, तो आप इसमें बताइए, चूज द सिनोनिम फॉर पंक्चुलियस, केयरलेस, फॉर्मस, मेटिकुलस। एंड दैट इज ग्रेट। जो ना चीज़ों के तरफ बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो है ना वो देखता है ना, उसे पंक्चुलियस जो है बोला था, दैट इज मेटिकुलस, ठीक है। विच कलेक्शन ऑफ एजिकिल वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983? अ टाइम टू चेंज, द अनफिनिश्ड मैन, लेटर डे सैम्स, या हिम्स इन डार्कनेस। बताइए कौन सा कलेक्शन है निसिम एस्किल का जिसने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था 1983 में? एंड दैट इज लेटर डे सैम्स, दैट इज लेटर डे सैम्स। In Ode on a Grecian Urn, what does Keats describe as cold pastoral? The scenery of the English countryside, the urn itself, the season of winter, the death of a young maiden. अर्न ऑफ अ ग्रेशियन, द ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, जिसमें जो कोल्ड पेस्टोरल किसे कहा जाता है, अर्न को ही वो कहते हैं, यानी कि जो अस्थि कलश है उसको ही वो कहते हैं। हु रॉट द फेमस प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ मुल्कराज आनंद अनटचेबल 1935? महात्मा गांधी, ई एम फॉस्टर, टी एस इलियट, या ग्राहम ग्रीन? एंड दैट इज ई एम फॉस्टर, दैट इज ई एम फॉस्टर। What was the name Kamala Das adopted after her conversion to Islam late in life? कमला दास जी को भारत की सिल्विया प्लाथ कहा जाता है, उन्हें अमेरिकन कन्फेशनल पोएट सिल्विया प्लाथ से कंपेयर करते हैं। और वो जो हैं उन्होंने इस्लाम जब अपना लिया था तो उन्होंने अपना नाम रख लिया था कमला सुरैया। शी नेम्ड हरसेल्फ कमला सुरैया। आज मैं आपको 50 ही क्वेश्चन करा देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा जो है वो हो चुका है, इतना तो आप देखने के बिना। चार्ल्स लैम्ब रॉट हिज फेमस एसेज ऑफ इलिया फॉर विच पीरियोडिकल? द टेटलर, द लंडन मैगजीन, द एग्जामिनर, या ब्लैकवुड मैगजीन? एंड दैट इज द लंडन मैगजीन। Which classical mythological figure does Keats use to represent the transition from the old gods to the new in his unfinished epic? अपोलो सेट। बताओ इनके जो है, बिल्कुल इनका जो है बताइए भाई क्या है इसका सही आंसर, क्या होना चाहिए? मेरी बेटी भी अभी जो पढ़ रही है द ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, द एपिक ऑफ गिलगमेश पढ़ रही है।
हाँ जी, अब इसका मुझे एक चीज़, ये हाइपीरियन है इसका सही जवाब। वैसे तो पता नहीं मैं क्या देखने में लगी पड़ी हूँ, देख रही हूँ कुछ, सोच रही हूँ कुछ। दैट इज हाइपीरियन. Which essayist is famously known as the Prince of English Essayists? Francis Bacon, Joseph Addison, Charles Lamb या William Hazlitt, and that is Charles Lamb. In Night of the Scorpion, what is the mother's reaction at the end of the poem? She curses her luck, she thanks God, the scorpion picked her and spared her children. She blames her husband's skepticism, she vows revenge on the villagers. And the answer is कि लास्ट में मदर कहती है अच्छा हुआ कि मुझे पिच्छू ने काटा, मेरे बच्चों को जो है वो छोड़ दिया. And the next question is which novel by Anand is set during World War First and follows the character लालू. देखिए लालू के जो ट्रायलॉजी है, द विलेज है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स है, सोर्ड एंड द सिकल है, लेकिन जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बैकग्राउंड पे है जिसमें लालू को एज अ सिपाही लड़ते हुए दिखाया है, दैट इज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स. दैट इज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स. और द ओल्ड प्ले हाउस जो कि कमला दास जी की पोएम है, वो प्राइमरली किस चीज़ के साथ डील करती है? द नॉस्टैल्जिया ऑफ चाइल्डहुड, the stifling nature of a patriarchal marriage, the joy of acting and theatre, the beauty of architecture. बताओ भाई क्या है इसका सही जवाब? द ओल्ड प्ले हाउस. और ये बेसिकली उनकी जो कमला दास जी की नॉवेल्स हैं. ये भी एक कन्फेशनल पोएम है जिसमें स्टिफलिंग एक्सपीरियंस ऑफ पेट्रियार्कल मैरिज है. तो द आंसर इज बी. तो आज मैं इतना ही करा रही हूँ. आई होप कि जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं आप लोग फटाफट उसके जवाब देंगे मुझे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. तैयारी करिए, बाकी के कल कराऊंगी. थोड़ा थक भी गई हूँ, कल करवाती हूँ. ठीक है जी.